हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज स्टैंडर्ड 8th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। सॉरी, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, कोल and petroleum, lecture number 1। स्क्रीन के अंदर है या बाहर चला गया? नहीं, अंदर है। सो हर क्लास की तरह ये क्लास में भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये चैप्टर के बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पहले अच्छे से समझते हैं। देखो, बिना बिजली के आज की लाइफ में, आज की जो जनरेशन है, बिना बिजली के एक सेकेंड हम नहीं रह सकते। और बिना पेट्रोल के कोई गाड़ी तो चलेगी नहीं। और आज हम रसोई करने के लिए एलपीजी सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बिना गैस के भी रसोई नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें हमको मिलती कहां से? ये सारी चीजें हमको मिलती है अंडर द ग्राउंड। इसको हम माइनिंग करके अर्थ के अंदर मिट्टी खोद के हम निकालते हैं। तो ये सारी चीजें मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है, मगर कहाँ प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, कितने साल तक चलेगी, इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ये कभी सोचते नहीं कि अगर कभी कोल प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो क्या होगा, अगर आगे हमको पेट्रोलियम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अगर आगे पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है। तो इसीलिए हम पेट्रोल जो गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, बिना वजह गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। जो डबल क्रशिंग होता है या फिर ट्रैफिक में गाड़ी को ऐसे ऑन करके रखते हैं। और अगर हम घर से बाहर जा रहे हो तो लाइट और फैन, ये जो स्विच है, ये वैसे ऑन छोड़ के कभी कभार चले जाते हैं। तो इससे बिजली का नुकसान होता है, इसलिए पेट्रोल का नुकसान होता है, डीजल का नुकसान होता है। तो अगर ऐसे नुकसान एक आदमी करे, अगर 100 आदमी करे, अगर 1000 करे, अगर 1 करोड़ करे, तो मानिए कितना नुकसान होगा। तो जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोल, ये हमारे पास कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, इसका कोई अंदाजा हमको नहीं है। तो अगर ये खत्म हो जाए तो कैसे चलेगा, दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी? ठीक है, अभी जैसे तकरीबन अप्रैल से, नहीं, मार्च या अप्रैल होगा शायद, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तकरीबन 7 महीने तक लॉकडाउन और शॉटडाउन में बीत गया। लोग अपने घर में रहे, कोई बाहर नहीं जा सका। तो बहुत सारी तकलीफें हुई इन 7 महीनों में। तो ठीक सोचिए, एक बीमारी के वजह से आप 7 महीने घर पे बैठ गए तो आपको कैसा लग रहा है? तो ठीक उसी तरह से अगर कोल खत्म हो जाएगा तो बिजली नहीं मिलेगी, मोबाइल नहीं चलेगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा, तो आपको कैसा लगेगा? पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो गाड़ियां नहीं चलेगी, आपको चल के जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, रिक्शा से जाना पड़ेगा। तो एक देश से दूसरे देश आप हवाई जहाज में चले जाते हो, तो सोचिए आप एक देश से दूसरे देश पैदल जाओगे या साइकिल लेके जाओगे। कुछ सीन को सोचिए थोड़ा सा, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम, ये परेशानी हमको फ्यूचर में ना हो, इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम।
कि ये कोल बनता कैसे है, पेट्रोलियम बनता कैसे है, इसके इस्तेमाल क्या क्या है, और ये अगर आगे खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में है ये चैप्टर, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रिसोर्स के बारे में। रिसोर्स क्या होता है, ये रिसोर्स क्या होता है, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। रिसोर्स कोई ऐसी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है रिसोर्स जो हमारे कुछ काम में आता हो। रिसोर्स कोई ऐसी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो हमारे कुछ काम में आता हो, उसे हम कहेंगे रिसोर्स। अब जैसे कि जो पेन है ये हमारे काम में आता है, रिसोर्स। जो पेपर है ये भी हमारे काम में आता है, रिसोर्स। यहाँ तक जो सूखी पत्ती होती है ना, ये भी रिसोर्स होती है, क्योंकि ये भी हमारे काम में आती है। तो जो सारी चीजें हमारे काम में आती हो, हम उन्हीं सब चीजों को कहेंगे रिसोर्स। हम उन्हीं सब चीजों को कहेंगे रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर रिसोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है एग्जॉस्टेबल रिसोर्स और दूसरा होता है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। रिसोर्स को हमने दो हिस्से में डिवाइड किया है। एक है एग्जॉस्टेबल और दूसरा होता है इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल रिसोर्स का मतलब है, अगर कोई रिसोर्स को आप एक बार खत्म कर दो, अगर उसके बाद वो खत्म हो जाए, एक बार उसको इस्तेमाल कर दो और वो खत्म हो जाए, उसे हम कहते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। जैसे कि आपके पास एक पेपर है, उसको आपने जला दिया तो वो खत्म हो गया, वो फिर से हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास एक लकड़ी है, आपने उसको जला दिया, वो खत्म हो गया, दैट इज एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स में क्या होगा, जो रिसोर्स को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो वो कभी खत्म नहीं होगा। अब जैसे कि हवा, एयर, इसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम बार बार इस्तेमाल में ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। वाटर, इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे टर्बाइन है, टर्बाइन के ऊपर पानी डाल दिया तो टर्बाइन घुमा, टर्बाइन घुमा तो टर्बाइन घुमाएगा किसको, जनरेटर को घुमाएगा, और जनरेटर फिर से बिजली पैदा करेगी। तो यहाँ पर ये जो पानी है, इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। सनलाइट है, एयर है, वाटर है, तो ये हो गया आपका इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। हम यहाँ पे तो इनएग्जॉस्टेबल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ एग्जॉस्टेबल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, एक है कोल और दूसरा है पेट्रोलियम। हम इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे, एक है कोल और दूसरा है पेट्रोलियम। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ये कैसे बनते हैं और इनके इस्तेमाल क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले, बहुत ज्यादा नहीं, बस एक दो इस्तेमाल इसका बताऊंगा। कोल का जो इस्तेमाल हम करते हैं, फैक्ट्री चलती है, इंडस्ट्री चलती है, रेलगाड़ी चलती है, और इससे हम बिजली बनाते हैं। तो बिना कोल के हम नहीं रह सकते। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से आपको पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, गैसोलीन मिलता है, वैक्सीन मिलता वैसलीन मिलता है, वैक्स मिलता है, प्लास्टिक मिलता है, सिंथेटिक फाइबर मिलते हैं, इतने सारे। तो बिना, अगर पेट्रोलियम खत्म हो जाए तो ये सारी चीजें हमको नहीं मिलेंगी, और पता नहीं हम कितने साल तक
विदाउट दिस वी कैन सर्वाइव, हमें ये नहीं पता। तो अब हम देखेंगे कोल बनता कैसे है। पहले हम कोल के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे पेट्रोल की तरफ। कोल, फॉर्मेशन ऑफ कोल। आज से तकरीबन बहुत सालों पहले, आज से तकरीबन बहुत एकदम मिलियन साल पहले अर्थ के सरफेस के ऊपर बहुत सारे फॉरेस्ट, बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे। तो एक्चुअल में क्या हुआ इसके बारे में तो किसी के पास कोई डेटा नहीं है। तो ऐसे कहा जाता है कि जो एक्चुअल में एक भयंकर अर्थक्वेक आया या फिर कोई मेटेओराइट स्ट्राइक किया, कुछ भी, कोई भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से जितने भी सारे पेड़ पौधे थे ये सब मिट्टी के अंदर, ये सब मिट्टी के अंदर। अब जैसे दिस इज अर्थ, तो जब अर्थक्वेक हुआ तो क्या हुआ, ऐसे अर्थ बीच में से फट गया। तो यहां पर जितने सारे प्लांट थे सब किधर गए, सब इसके अंदर, जितने भी सारे प्लांट एनिमल जितने भी सारे थे सब इसके अंदर फंस गए। तो ये तो ऐसे दो भाग में अर्थ बट गया था, उसके बाद फिर से जुड़ा, तो फिर ये पार्ट फिर से जुड़ गया। ठीक है, अब सारे प्लांट्स कहां पे आ गए, अर्थ के अंदर आ गए। और अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होता है और प्रेशर भी बहुत हाई होता है। अर्थ के अंदर वाले हिस्से में जो टेम्परेचर है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। जो सेंटर का, यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो इस हिस्से में टेम्परेचर शायद 2-3 हजार डिग्री सेल्सियस के आसपास होगी। तो एक हाई टेम्परेचर और दूसरा हाई प्रेशर की वजह से लाखों करोड़ों सालों के बाद ये जो प्लांट थे ये बदल गए किस में, और डेड वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब प्लांट, और डेड वेजिटेशन चेंजेस इनटू कोल, ये सब बदल गए कोल में। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है कार्बोनाइजेशन। Carbonization is the process in which all dead vegetation changes into coal after million years inside the earth due to high temperature and pressure. कार्बोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जितने भी सारे प्लांट्स हैं, डेड प्लांट्स या डेड वेजिटेशन बोल दो, ये सब कोल में बदल जाएंगे अर्थ के अंदर। दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ऐसे फॉर्मेशन होता है आपका कोल। सो यहाँ पे कोल को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। कोल तो कोल होता है, अब ये फॉसिल क्या है और ये फ्यूल क्या है, तो इसको समझो। कोल तो कोल कहना चाहिए ना, अब ये कोल को फॉसिल कहा फिर फ्यूल कहा। अब इसके पीछे क्या राज है भाई, देखो हम कोल को कहते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल क्या है और फ्यूल क्या है। तो सबसे पहले
जो फॉसिल होता है रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स। कोई प्लांट मर गया, वो अर्थ के अंदर, एकदम अर्थ के अंदर है, वो मर जाने के बाद डिकम्पोज हो जाएगा। अब जो बचेगा, अब जो टूटा फूटा जो कुछ भी बचेगा, वो बचा हुआ पार्ट को हम कहेंगे फॉसिल। और ये फ्यूल क्या है? एनी कंबस्टिबल मटेरियल। अब ये फ्यूल क्या है? कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल, कोई भी चीज जो जले, जिससे आपको हीट मिले, जिससे आपको एनर्जी मिले, दैट इज कॉल्ड फ्यूल। ठीक है, तो ये जो कोल है, ये कोल बना कैसे है? प्लांट की अवशेष से। प्लांट अभी मर गया, वो डिकम्पोज हो गया, अब जो पार्ट बचा दैट इज कॉल्ड फॉसिल। ठीक है, और ये जो कोल है ये डेड प्लांट से ही बना है। डेड प्लांट मतलब फॉसिल से बना है, इसलिए इसे कहते हैं फॉसिल। फ्यूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से जलता है, जिससे हमको बहुत एनर्जी मिलती है, इसलिए हम इसे कहते हैं फ्यूल। तो फॉसिल से बना है और बहुत ही अच्छा जलता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फॉसिल फ्यूल। यहां तक क्लियर? तो चलिए देखते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? थोड़ा ध्यान देंगे आप यहां पर। ये एक छोटा सा चैम्बर है और इसे कहते हैं वैक्यूम चैम्बर। ये बिल्कुल वैक्यूम, इसके अंदर कोई एयर, कोई हवा इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम, कोई एयर कोई हवा इसके अंदर नहीं है। यहां पर एक छोटा सा कोल का टुकड़ा हमने रखा और इसको हीट किया। और इसको हमने हीट किया, और वो भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में। हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो कोल को हम हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे ही कहा जाएगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और इससे हमको क्या मिलेगा? आपके पास कोल था, जिससे हमको एक गैस मिलेगा, उसे कहते हैं कोल गैस। और इससे और एक चीज मिलेगी, दैट इज कॉल्ड कोक। और एंड में
एक थिक लिक्विड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कोल टार। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमको मिलेगी, कोल गैस, कोक और कोल टार। सबसे पहले जो कोल गैस मिलेगा, कोल गैस का भी इस्तेमाल होता है कहाँ पे? बिजली बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और फैक्ट्री इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट आता है कोक। जो कोक होगा ये दिखने में थोड़ा सा ब्लैक होगा और पोरस, मतलब यहां पर सब छोटे छोटे होल्स होंगे। ये दिखने में कुछ ऐसा होगा और इसमें मोर देन 90% कार्बन होता है। 90% से ज्यादा कार्बन होता है इसमें। और इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में बिजली बनाने में बहुत ज्यादा किया जाता है। और जब ये जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम देता है और कोई हार्मफुल गैसेस एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड और कोई हार्मफुल गैस नहीं देता। ठीक है, और इसका इस्तेमाल स्टील इंडस्ट्री में भी किया जाता है और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोल टार। जो कोल टार होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, थिक होता है और उससे कुछ अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब कुछ बदबू जैसा कुछ आता है। और इसमें तकरीबन 200 से ज्यादा दूसरे सब्सटेंसेस इसके अंदर मिक्स होके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 200 से ज्यादा सब्सटेंस इसके अंदर पाए जाते हैं। अब जैसे ये जो कोल टार है, इससे हम बनाते हैं सिंथेटिक कलर, ड्रग्स, दवाइयां, एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स, परफ्यूम्स जो डालते हैं खुशबू वाला, वो भी, प्लास्टिक, पेंट्स और नाफ्थलीन बॉल्स, जिसे मॉथ बॉल भी कहते हैं, जो व्हाइट कलर का, जिसको कपड़े में डालने से जो टर्माइट्स होते हैं वो नहीं लगते। तो ये सब चीजें हमको मिलती है कोल टार से। तो हमने कोल लिया, उसको विदाउट एयर में हीट कर दिया, तो इससे हमको गैस मिला। इसको इलेक्ट्रिक बनाने में हम करते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। और उसके बाद कोक मिला, वो एक सॉलिड होता है और थोड़ा सा जालीदार 6 होल होते हैं, इसमें 90% से ज्यादा कार्बन होता है। इसको फैक्ट्री इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद कोल टार एक ठीक गाढ़ा और लिक्विड सब्सटेंस जैसा होता है। इसके अंदर 200 से ज्यादा और दूसरे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं और इससे बम्स, ड्रग्स, दवाइयां, परफ्यूम्स, ये सारी चीजें इससे बनती है। तो यहां तक क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पेट्रोलियम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुई सबको? जानतम साथियों अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों कर चले हम फिदा, जानतम साथियों अब तुम्हारे हवाले।
अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम कैसे बनता है, थोड़ा ध्यान देंगे। मान लीजिए ये एक सी है, तो सी के अंदर सी एनिमल्स, ये तो सब रहेंगे, बड़े बड़े शार्क्स, वेल्स, मछलियां और भी कई सारे सी एनिमल्स जो हैं, ये तो सब सी में पाए जाते हैं। एंड दिस इज सी बेड, ये सी बेड होता है, सी का बॉटम। तो जब ये एनिमल्स मर जाएंगे तो कहां पे, ऐसे सी बेड पे आके गिरेंगे मर जाने के बाद। तो धीरे धीरे करके इनके ऊपर धूल, मिट्टी, डस्ट, सैंड, ये सब डिपॉजिट होगा। इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके दबाव पड़ेगा, जिससे ये आर्थ के अंदर आएंगे और डीप में एकदम डीप में आ जाएंगे। यहाँ जब जिंदा थे तो पानी के अंदर थे, जब मर गए तो सी बेड में आ गए, और उसके बाद अंडर द सी, एकदम अंडर द ग्राउंड, अंडर द अर्थ, या अंडर द अर्थ ये आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि इनसाइड अर्थ टेम्परेचर हाई होता है और जो प्रेशर है ये भी हाई होता है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में ये सी एनिमल्स ये क्या होंगे, सी एनिमल्स चेंजेस टू पेट्रोलियम, ये सी एनिमल्स पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। ध्यान तक क्लियर भी। तो ये सी एनिमल्स पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। और जो पेट्रोलियम होता है ये भी थोड़ा सा गाढ़ा होता है और इससे भी कुछ बदबूदार स्मेल आता है। और पेट्रोलियम का इस्तेमाल कुछ खास नहीं होता। उसके बाद पेट्रोलियम को पेट्रोलियम रिफाइनरी हम भेजते हैं फॉर रिफाइनिंग, उसको साफ करने के लिए। कहां पर, पेट्रोलियम रिफाइनरी भेजते हैं उसे साफ करने के लिए। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पहले सी एनिमल जब जिंदा थे तो पानी में तैर रहे थे, जब मर गए वो सी बेड आ गए, और मरने के बाद उनके ऊपर धूल, मिट्टी, सैंड, शल ये सब उनके ऊपर जमा हुआ, धीरे धीरे दबाव पड़ा, उसके बाद वो आर्थ के अंदर आ गए। आर्थ के अंदर में ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ये बदल गए पेट्रोलियम में। उसके बाद हमने समुद्र के नीचे से माइनिंग करके पेट्रोलियम को निकाला और उसके बाद पेट्रोलियम को पेट्रोलियम रिफाइनरी भेजा, इसलिए और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? हीटिंग ऑफ पेट्रोलियम in the presence of air या ऑक्सीजन भी।
पेट्रोलियम को हम हीट करेंगे, उधर कार्बन को, कोल को हीट किया था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे हमने कहा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में कार्बन को हीट किया था, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने पेट्रोलियम को हीट किया, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के वजह से पेट्रोल मिला, केरोसिन मिला, डीजल मिला, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिला, पैराफिन वैक्स मिला, बिटुमेन मिला, और भी बहुत सारी चीजें मिली, बहुत केमिकल्स मिले जिनको हमने कहा पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, फिर एक बार लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिलता है जब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम को हीट करते हैं, जिससे ये सब चीजें हमको मिलती है। एलपीजी गैस मिला, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लूब ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन, ये सब चीजें हमको मिली। यहां तक बात क्लियर हुई। सो अब हम जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको सिलेंडर में भर के होम डिलीवरी किया जाता है। सिलेंडर में भर के होम डिलीवरी, जिससे हम खाना बनाते हैं। और आजकल तो व्हीकल्स भी एलपीजी के वजह से ही चलते हैं। पेट्रोलियम मिले जिनसे गाड़ियां चलती हैं, ट्रक्स, कार वगैरह, बाइक्स, ये सब चलते हैं। केरोसिन, जिसको हम डोमेस्टिक यूज करते हैं घर में, आज फ्यूल स्टोव में डाल के रसोई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डीजल से तो क्या वो जो जनरेटर चलता है, डीजल से फैक्ट्री इंडस्ट्री चलते हैं, डीजल से ट्रेन चलता है, डीजल से कार, बसेस, ट्रक्स, ये सब चलते हैं डीजल से। और लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसका इस्तेमाल थोड़ा सा ध्यान देखो। जो बाइक्स होते हैं, बाइक्स, कार वगैरह ऐसे होते हैं, इनके इंजिन होते हैं। इंजिन या कोई मशीनरी जब मूव करता है तो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, ये तो सब मेटल के पार्ट्स है ना, ऐसे फ्रिक्शन करेंगे तो हीट पैदा होगा, गर्माहट, एनर्जी जनरेट होगा, जिससे ये पार्ट्स ज्यादा गर्म हो जाएंगे और बेंड हो जाएंगे या टूट जाएंगे। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल डालने से क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग ऑयल अपने हाथों के बीच में डाल दूं तो जो गर्माहट है वो कम हो जाएगी, और जो इंजन है वो बना रहेगा, और जो मेटल के पार्ट्स हैं वो भी बने रहेंगे, वो बेंड नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। इस अपने हाथों को ऐसे ऐसे करके घिसिए, आपको हीट महसूस होगी। अब थोड़ा सा ऑयल लीजिए, फिर से रब कीजिए, आपको देखिए आपको बिल्कुल हीट महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल का। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल हम करते हैं डोर के हिंजेस में। आपने देखा होगा, जो कभी जो विंडो का हो या डोर का जो डोर होता है, सॉरी डोर का डोर, दरवाजे का दरवाजा है क्या जो रूम का जो डोर होता है, उसके जो हिंजेस होते हैं वो कभी आवाज करते हैं, के ऐसे आवाज करते हैं। अगर थोड़ा सा ऑयल हम वहां पे डाल दें तो वहां पर जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, या फिर बिल्कुल नहीं होगा तो आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, गाड़ियों में तो इंजन ऑयल डालते हैं। और पैराफिन वैक्स, वैसलीन बनता है, कैंडल बनता है इससे। और बिटुमेन से हम पेंट बनाते हैं। और जो रोड है, रोड बन जाने के बाद उसमें बिटुमेन की एक पतली लेयर उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। ठीक है, जिससे जो रोड होता है वो एकदम स्मूथ, एकदम शाइनी बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पेट्रोलियम। और थर्ड लेक्चर में हम नेचुरल गैस के बारे में देखेंगे और इसका एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो यार, शेयर करो, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड हूं। और अगर कोई कमियां या फिर कोई गलती मुझसे हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि मैं उनमें थोड़ा सा सुधार ला सकूं। ठीक है, सो once again, goodbye, good luck and have a nice day.